अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पै दर पै शिकस्त, एक के बाद एक नाकामी और एक के बाद एक शर्मिंदगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हिस्से में आ रही है। यानी ये मंजर भी चश्मे फलक ने देखना था कि बांग्लादेश की टीम ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को टेस्ट सीरीज में ढेर करके रख दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुज़श्ता एक साल से तनज़्ज़ुली का सफर इतनी तेजी से तय कर रही है कि सोचा भी नहीं था। आप अंदाजा करें कि अमेरिका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की टीमों के बाद बांग्लादेश से भी पाकिस्तान टीम हार गई। रावलपिंडी में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में 4 दिन पिच पर ही बात होती रही कि होम ग्राउंड को सोचकर 4 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तानी टीम में शामिल किए गए, मगर बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तानी बॉलर्स का वो भुरकस निकाला कि सब अंगुश्ते बदनदार रह गए। हैरत तो बनती है कि 5वें रोज चाय के वक्फे से पहले ही बांग्लादेश टीम पाकिस्तानी टीम को चारों शाने चित करके जीत का जश्न मना रही थी। पाकिस्तान टीम गुज़श्ता एक साल में वर्ल्ड कप, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप से हाथ धोना पड़ा था और अब पाकिस्तान टीम के लिए टेस्ट सीरीज में होम ग्राउंड पर बांग्लादेश की टीम से हारना भी किस्मत में लिखा था। क्रिकेट की नाकामी की क्या वजूहात हैं और क्रिकेटर्स के क्या इश्यूज हैं और इनका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से हारा, हर फॉर्मेट में हम फेल हो रहे हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट को नजर क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल सही कहा और हम अपने होम ग्राउंड पे तो पीछे भी हार चुके हैं, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि जिसने ज्यादा फोकस किया वो जीत गया और उनका फोकस पूरा जाहिर है उनके मुल्क में काफी मुश्किलात आई भी हैं, बट वो यहाँ पर आए, यही बड़ी बात थी। और फिर उनकी परफॉर्मेंस, वो एक चीज पे फोकस करके आए थे कि जी हमने यहाँ क्रिकेट खेलनी है, और हमें नजर आया, लेकिन हमें हमारे लोगों को यहाँ नजर नहीं आया। और चीजें तो बहुत कुछ है, बट लेकिन उस पर हम बात करके अब फायदा कुछ नहीं है कि सारा निजाम ही चेंज हुआ है और टीम तितर बितर हुई है हर लिहाज और चीजों को प्लानिंग के साथ भी करने की जरूरत है। हमें सलमान बट ने भी ज्वाइन किया है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाना, ये डिसीजन ठीक किया मैनेजमेंट ने? देखिए, मेरी राय पाकिस्तान में इस टाइम पे, जो इस टाइम जिस तरह गर्मी है, जिस तरह ह्यूमिड है, जो टेम्परेचर है, आप जितना भी ग्रीन पिच बना लें, जितना भी मॉइस्चर छोड़ दे, वो मैक्सिमम 1-2 सेशन से ज्यादा लास्ट नहीं कर सकता। और जितनी गर्मी है फास्ट बॉलर्स के लिए, सारे दिन में इतने ओवर कराना भी बहुत मसला है। तो आपको एक स्पिनर जाना चाहिए था, एक टीम के अंदर एक स्पिनर होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो एक इन्होंने रिस्क लिया, इट डिडंट कम ऑफ। फिर इनकी बॉलिंग क्वालिटी भी वो नहीं है। ये पिच को ब्लेम करते रहे, उसी पिच के ऊपर बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने भी विकेट ली, उनके स्पिनर्स ने भी विकेट ली और बेसिकली ओवरऑल उन्होंने हमसे बेटर क्रिकेट खेली है। और हम स्ट्रेटेजिकली भी उनसे बिलो पार थे और हम फिजिकल फिटनेस में भी उनसे बिलो थे। और अब पहली दफा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि हमारी एवरेज स्पीड भी उनसे बहुत कम थी। उनके फास्ट बॉलर ने हमसे तेज बॉलिंग की है और फिटनेस भी अगर देखी जाए तो हमसे बहुत फ्रेश लग रहे थे उनके बॉलर। और हमारे बॉलर जो थे वो 130-31 पे बॉलिंग कर रहे थे, जिनका हम सारा साल 140-40 स्पीडें बताते रहते हैं लोगों को। ठीक, मैं तौसीफ साहब आपसे सवाल ये है कि अबरार को ना खिलाना, क्या ये वाइज डिसीजन था? एक तो पहले सलमान ने जितनी बातें की वो बिल्कुल ठीक है, और अब हम लोग क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे या सिर्फ यही रहेगा तो वो इनको बुरा मानने की किसी को जरूरत है नहीं। आप गलत फैसले करेंगे तो उसका जवाब देंगे। हम लोग भी क्रिकेट खेले हैं, हमने भी समझा, कभी ऐसा हुआ है आज तक कि आप 4 फास्ट बॉलर थे? यही काम इन्होंने दिखाया था श्रीलंका के अंदर। और जब मैंने ये आपके अजहर महमूद साहब जो अब बने हुए हैं, ये अभी गिलेस्पी का काम नहीं है, ये इन लोगों ने उसको कह के 2 दिन तो हुए उसे आए हुए और खाली घास छोड़वा दी उस पर। और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इस गर्मी के आलम में, मैंने तो दुबई में उनसे क्वेश्चन किया जब ये बॉलिंग कोच थे अजहर महमूद, तो मैंने 4 फास्ट बॉलर वहां भी इन्होंने डाल दिए थे और स्पिनर कोई नहीं था। कहने लगे जी, पहले तो इन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास स्पाइक नहीं, हमने 2 स्पिनर भेजे थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर। तो पहले तो उनका स्टेटमेंट ही गलत था। भाई, ये सिलेक्शन कमेटी ने 2
आपके जो परफॉर्मर हैं उनको भेजा था, इन्होंने ये बात कर दी थी। वो वापस आए तो मैंने कहा यार आप मुझे ये बताइए, ठीक है आपने जो कह दिया वो तो हमारी बात को सिलेक्शन कमेटी को आपने खराब किया, इसलिए कि आपके साथ 2 परफॉर्मर हमने यहाँ से भेजे हुए थे, तो आपको ये बात नहीं खिलाना था। फिर ये बताएं, मैं भी इतना टाइम वहां रहा हूँ, कौन सी वहां पे ऐसी ग्रीन पिचें बनती हैं जिसपे 3 से 4 बॉलर आपने खिला दिए। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि मुझसे तो पूछते ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये अभी थोड़े ही अरसे पहले की बात है। अब अजहर महमूद साहब यहाँ पे आन के सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, आपने गलती की। एग्जैक्टली मैनेजमेंट के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लास्ट मिनट है, मैं सलमान भट्ट आपसे पूछना चाहूंगी, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस फ्लैट एक अरसे से होती जा रही है, लेकिन कैप्टनसी भी फ्लैट होती जा रही है, क्या ये नजर नहीं आ रहा? देखिए सब मुझे मालूम नहीं था, तौसीफ भाई को सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि इट इज नॉट क्रिटिसिज्म, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द पिक्चर। आपके सामने जो है, देखिए हमारी पिक एंड चूज बड़ी अनप्रोफेशनल है, हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है किसी को रखने का। हम ऐड देते हैं, 15 दिन ऐड में पड़े होते हैं, हम बंदा साथ बिठा लेते हैं। हम प्लेयर रिटायर होता है, अगले दूसरे टीम का डायरेक्टर लगा देते हैं, किसी को हेड कोच लगा देते हैं, और उनकी ना क्वालिफिकेशंस होती हैं ना एक्सपीरियंस होता है। अभी भी जो हमने हाई परफॉर्मेंस कोच ऑस्ट्रेलिया से लाके लगाया, उसकी लास्ट कोचिंग असाइनमेंट उसकी 13 साल पहले थी, और इस वक्त वो एज ए मैनेजर काम कर रहे थे। तो मैं कहता हूं कि हमारा जो मैकेनिज्म है ना, उसमें मेरिट का निजाम नहीं है। आप राइट प्रोफेशनल्स को पिक नहीं करते, आपकी फिटनेस का भी फुकदान है, और आपके प्लेयर्स चूंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, आप लंबे फॉर्मेट पे फोकस नहीं है, तो टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर आपके पास ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। और कैप्टनसी को ही आप डिक्लेरेशन का डिसीजन भी बड़ा पुअर था कि आप जितना बड़ा स्कोर कर सकते हैं आप पहली इनिंग में कर लें, आप क्यों 400 रन पर डिक्लेयर कर रहे हैं? तो आई थिंक वो भी पाकिस्तान बहुत सारे लूप होल्स एग्जैक्टली मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने भी वक्त निकाला। तौसीफ अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, क्रिकेट में जवाल जो है वो मुसलसल देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट का ये हाल नहीं है, सियासत का भी कुछ ऐसे ही हाल है। एक ब्रेक के बाद उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मौसमी टेम्परेचर तो नीचे आ गया, मगर सियासी दर्जा हरारत अभी भी हाई है। सियासी जमातें अखाड़े में हैं, अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को ललकार रही है, एक दूसरे के इत्तेहादी तोड़ने और जोड़ने की मुहिम उरूज पर है। प्यादे भेजे जा रहे हैं और मुशावरतों का अमल उरूज पर है। सियासी गहमा गहमी भरपूर है, मगर इसके बावजूद एक खामोशी छाई है जैसे तूफान के आने से पहले होती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की एडवाइस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रखा है, मगर इसका एजेंडा अभी तक सामने नहीं आ रहा। सियासी हलचल के नतीजे में सरगोशियों और अफवाहों के घोड़े पर सवार खबरें सामने आ रही हैं कि शायद हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने जा रही है, और इसकी वजह से अब तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन मंजर-ए-आम पर नहीं आया। एक तजवीज़ ये भी सुनाई दे रही है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की बजाय उनकी उम्र की हद में इजाफा कर दिया जाए, ताकि एक्सटेंशन देने की बजाय खुद ब खुद उनके ओहदे की मुद्दत बढ़ जाए। मगर इन सब अफवाहों की हुकूमत की तरफ से तरदीद की जा रही है कि किसी किस्म की आईनी तरमीम नहीं होने जा रही, और इसकी वजाहत इस बात से की जा रही है कि हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत नहीं है कि वो कोई आइन साजी कर सके। जबकि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत नंबर गेम पूरी करने के लिए JUI फे के मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें कर रहे हैं। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए मुतहरिक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद जलसा मुलतवी होने के बाद मौलाना फजल रहमान के साथ हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने के फॉर्मूले बना रही है। नून लीग अपोजिशन को कंट्रोल करने और किसी भी तहरीक की तरफ जाने की बजाय मुज़ाकरात के लिए तैयार होने की खातिर कमेटी बना रही है, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि हुकूमत 2 महीनों में खत्म हो जाएगी। इन सारी उम्मीदों और कयासा राइयों के माबैन कोई भी सियासी पार्टी सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कानून साजी अमल में नहीं लाई जा रही, और मुल्क को कर्जों के चुंगल से निजात दिलाने के लिए पार्लियामेंट मुतहरिक दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में सवाल होता है कि इक़्तिदार में आने और इक़्तिदार में रहने की जद्दोजहद करने वाले सियासी नुमाइंदे अवामी नुमाइंदे कैसे बनते हैं? क्या इसके कसूरवार अवाम है या फिर कोई और? हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट
आमिर खाकवानी साहब ने, इनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट रजा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वो दोनों का बहुत शुक्रिया। रजा रूमी साहब, ये बताइएगा कि ये जो अफवाहें सरगर्म हैं कि काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी या फिर इन अदर वे कि उनकी एज बढ़ जाएगी, हुकूमत तो तरदीद कर रही है, लेकिन ये खबरें बहरहाल बाजार में गर्म है। क्या हुकूमत इन मुलाकातों से मौलाना फजल रहमान साहब के अपनी नंबर गेम पूरी कर सकती है या ये आईनी तरमीम कर सकती है? जी फरवा, शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। सबसे पहले तो ये आपने पता ये र्यूमर्स जो हैं कब से चल रहे हैं, इसके ऊपर तरह तरह की अफवाह साजी जो है वो की गई है और कुछ एक बयान भी आ गया था हुकूमती एक वजीर की तरफ से पहले, बाद में फिर बहुत सी तरदीदें भी आईं कि ऐसा कोई प्लान नहीं, लेकिन कल भी इसका जिक्र हुआ। वाकया यूं है कि इस वक्त तो हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है और सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। अभी कल मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हुई हैं, शायद वहां सेनेट में तो 2/3 पूरी हो जाए, मगर कौमी असम्बली में नंबर नहीं है आइन में तरमीम करने के लिए। और जो तकिया उन पे किया जा रहा है वो जो 41 आजाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई में उनको जाना है, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रहनुमाई मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि उसमें कुछ पेचीदगियां हैं गालिबन, तो उन पर तकिया किया जा रहा है कि शायद उनमें से कुछ को तोड़कर ये आईनी तरमीम पास कर दी जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। और ये अगर मुश्किल हो और ये अगर पास भी होती है तो फिर ये चैलेंज होगी। तो गालिबन अब दूसरा जो प्लान बी है वो एक सादा लेजिस्लेशन जो है मेजॉरिटी से लाने की कोशिश है, जिसकी रूह से जो है वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का, उसको कुछ तब्दील किया जाए। ये याद रहे कि अल जिहाद केस था जो 1996 के बाद तमाम चीफ जस्टिस जो हैं वो उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, अल जिहाद ट्रस्ट की जजमेंट जो है उसके बाद से वो अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं, जहां पे सीनियर मोस्ट ऑटोमेटिकली चीफ बनते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन अब उसमें तब्दीली लाई जा रही है और चूंकि अभी लाहौर हाई कोर्ट में एक प्रेसिडेंट, एक नजीर कायम हो गई है कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, इसलिए गालिबन ये बहाना इस्तेमाल करके हुकूमत ये चाहती है कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो उसके ऊपर कुछ वो कंट्रोल हासिल कर ले। अब देखिए ये कहां तक मामला जाता है या नहीं जाता। मैं भी जो कुछ आपको कह रहा हूँ सुनी सुनाई बातें हैं लोगों से जो पता लगा है और जो कुछ सोशल मीडिया पे बहस चलती है, मगर जो भी आप कह लीजिए हुकूमत एक कोशिश जरूर कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट कि वो कोई अदलिया के हवाले से वो ये वही हिसाब हो जाएगा रज़ा रूमी साहब के वो मैं शेर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ कि एक और आईनी बहरान का सामने मुझे जब मैं एक आईनी बहरान से निकला तो मैंने देखा। खाकवानी साहब मुझे बताएं कि ये वजह क्यों पेश आ रही है चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन देने में? इस पे ज्यादा बात नहीं चाहिए, नंबर गेम पूरी होती है या नहीं होती, क्योंकि हमने देखा है कि खासतौर पर जो मौजूदा सेटअप चल रहा है या जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ताकतवर हल्के भी इकट्ठे हो जाते हैं, सियासी जमातों के साथ सिविल और मिलिट्री सब इकट्ठे हो जाती है, तो वो अपने जो टारगेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? 1996 का 96 का फैसला है, आप अंदाजा लगा लें कितने बनते हैं, ये कोई मेरे ख्याल में 30 साल से ज्यादा बनते हैं। तो उस पे आप बता दें सीनियर मोस्ट जो जिनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए उन पे क्या एतराज है? मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज है ना, वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनको ये कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि वो प्रो पीटीआई है, कोई इस किस्म के इल्जाम नहीं है। और जो साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और उनके खासतौर पर इजाजुल हसन साहब पे जिस तरह की तनकीद होती थी, मंसूर अली शाह उससे बिल्कुल अगेंस्ट थे, उस वक्त दूसरी जगह पे खड़े थे। तो ऐसे वो यानी ऐसा क्या वजह है कि यानी अगर वो किसी मामले में एक अपराइट और एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत और एक कॉम्पिटेंट जज, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और यहाँ पे लाहौर में वकला में भी बहुत सारे उनके शागिर्द हैं, जो बड़े वो पढ़ाती भी रहे हैं एक बड़े अच्छे टीचर के तौर पे। तो मैं कहना ये है कि ये ऐसे क्यों, मेरा ख्याल है इस पे हमारे यहाँ बहस, दो चीजों में बहस होनी चाहिए इस वक्त हमारे। एक तो ये होनी चाहिए कि इससे क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी इस लोग सिर्फ सियासी या एक जीत या शिकस्त के तौर पे ले रहे हैं कि इसमें पीटीआई को अगर नुकसान पहुंचता है या हुकूमत को फायदा पहुंचता है, तो उस वाले से देख रहे हैं। देखना ये चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासर होगी, ये नहीं होगी।
देखिए हमें तो लॉन्ग रन देखना चाहिए ना। आज ये हुकूमत है नहीं है, कल को दोबारा चेयरमैन पीटीआई जो है, बानी पीटीआई, वो दोबारा भी आ सकती है। हुकूमतें बदलती रहती हैं। अदलिया की जो आजादी, एक तो ये होनी चाहिए कि अदलिया की आजादी को ये जो डैमेज करने वाली जो जुडिशियल पैकेज देख रहे हैं, सीरियस ये नहीं हो रहा। जुडिशियल पैकेज में तो और भी बहुत ही खौफनाक चीजें है ना, उसमें हाई कोर्ट जजेस की रोटेशन वाली बातें भी आ रही हैं। अगर अमेंडमेंट होती है तो अमेंडमेंट सिर्फ एक चीज की नहीं होगी, वो एक पूरा ब्रॉड पैकेज होगा जिसमें जुडिशरी की कमर तोड़ दी जाएगी। एक तो बहस इसको, और दूसरा जो बहुत अहम बात है, आसिफ जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है इनके साथ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, इसमें भी बात होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक सरबराह मुमलिकत होता है, वो एक पॉलिटिकल मनूवरिंग का हिस्सा क्यों बन रही है। मौलाना फजल रहमान के देखिए, हम जानते हैं, हम समझते हैं, और हम इतने हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी के ही लीडर हैं तो वो, लेकिन हम माजी में भी जो पिछले जो 2-3 साल दूर रहे, जब जरदारी साहब पहले भी थे तो पाकिस्तान की उस पार्टी की हद तक सही अस्तित्व थे। अब वो मौलाना फजल रहमान अचानक उन्हें क्यों याद आ गया? हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, इसी मौलाना फजल रहमान। लेकिन एक और सवाल इस पे ये भी है कि क्या वो वाकई मौलाना साहब को कायल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अनदर क्वेश्चन, रज़ा रूमी साहब से मैं चाहूंगी, खाकवानी साहब रज़ा रूमी साहब को भी इन्वॉल्व कर ले। रज़ा रूमी साहब, काजी फायज ईसा भाग गए हैं, ये तौजी है, मसला है, या मंसूर अली शाह कोरम के नहीं है, ये मसला है? मेरे ख्याल से नहीं। अब मसला तो जाहिर बात है कि जस्टिस काजी फायज ईसा भाग तो गए हैं, बिल्कुल। वो हुकूमत और गालिबन इस्टेब्लिशमेंट ये समझते हैं कि उनका होना जो है, उनके रहने से, मजीद रहने से शायद उनके जो मुख्तलिफ एजेंडा हैं वो पूरे हो जाएं। लेकिन बात यह है कि ये मुश्किल होगा, वो अक्टूबर में बिल्कुल रिटायर होंगे। अब मामला जो, क्योंकि देखिए अगर आईनी तरमीम नहीं हो पाती तो फिर उस सूरत में तो एक नए चीफ जस्टिस अक्टूबर में आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन होंगे, और इसी के लिए कुछ तरीकाकार और बंदोबस्त ढूंढा जा रहा है। देखिए 2-3 इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो साबिक चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान का है कि उनको अक्सर केसेस में जमानत मिल चुकी है। गालिबन एक केस बाकी है जिसमें भी ऐन मुमकिन है, और यही कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उसमें भी उनकी जमानत हो जाएगी। तो जब उनकी जमानत हो जाएगी तो फिर तो वो आज़ाद हैं, और जाहिर बात है ये हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो बाहर आए, उनको मजीद रखना अंदर जो है वो मकसूद है। अब कैसे उसको उसके लिए उस राह में या उस नस्बो लैन में रुकावट अदलिया है, क्योंकि अदलिया तो जो है वो रिलीफ दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मतवातिर और इमरान खान को। तो इसलिए ये मामला है कि किस तरह से ये मैनेज किया जाए कि ये यहाँ तो मामला आगे जाए। क्योंकि देखिए ना, अब ये भी एक मसला है कि आपको याद होगा कि एक जमाना था कि जब इस तरह के सियासी जो केसेस होते थे, सियासी कैदी जो होते थे, उनकी तो केस ही नहीं लगता था, 5-5 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक फर्क व्यू है, और अच्छी बात है, आजाद अदलिया होना चाहिए। मैं तो उस पर तनकीद नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि अदलिया को यही करना चाहिए, उसका काम है इंसानी हकूक को, आइन की बालादस्ती को इंश्योर करना, लेकिन वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मतलब मैंने तो इतनी सी बात कही है, मगर ये तो अब इसलिए इसको मैनेज करना है अदलिया को, और ये असल है इशू। अभी किस तरीके से होता है, आप नाक को यहाँ से पकड़े, वहां से पकड़े। अच्छा, आपने कि अदलिया को मैनेज करना है। अब ये मैनेज, खाकवानी साहब, इस तरह भी तो किया जा सकता है कि आप एक्सटेंशन नहीं दें, आप वो जो एज लिमिट है उसको बढ़ा दें, मेक इट 68, और फिर काजी फायज साहब आपकी गवर्नमेंट का टेनोर भी निकाल देंगे, और फिर जब मंजूर अली शाह आएंगे या देखेंगे, फिर उसके बाद ये भी तो हो सकता। मेरा ख्याल है 2-3 जो प्लान है उसमें इसका का भी कोई एक काम हो सकता है। अभी जो रज़ा रूमी साहब ने बात की जुडिशरी का, देखें एक बात है, जुडिशरी का काम ही यही है कि जो रिलीफ देना, जब खासतौर पे जो लोग जब फंसे होते हैं, जिन पे अब हुकूमती जबर का रिश्ता, मैं मिसाल देता हूँ कि यही जब अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस अतर मिनिल्ला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे, जब मियां नवाज शरीफ साहब को जब उनकी बीमारी की और प्लेटलेट डाउन होने की और बहुत सारी चीजें चल रही थी उस तरह, और वो होंगे सही बीमार, ज़ाहिर उस बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, तो अतर मिनिल्ला साहब ने उनको आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया, और बड़ा स्ट्रांग उन्होंने, बल्कि मुझे याद पड़ता है उस हुकूमत, उस ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा कि अगर आप डिले करते हैं, अगर कुछ हो गया तो आप कौन जिम्मेदार होगा। और वो फिर बाद में उनकी ही कोर्ट से ही मियां नवाज शरीफ साहब गैर रिलीफ मिला। और ये भी सिर्फ वो नहीं, मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कासिम खान थे गालिबन,
सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग चीफ जस्टिस थे हमारे, वो हमजा शहबाज को संडे के दिन वो गए और उन्होंने कोर्ट खोली और उन्होंने उनको जमानत दी और बल्कि ये कहा, नैब को रोका कि भाई किसी भी केस में, यानी अब आजकल ना बड़ी तनकीद करते हैं नॉन लीगल है कि आप ब्लैंकेट जमानत क्यों देते हैं, उन्होंने ब्लैंकेट जमानत दी कि आपने यानी अगली जो उन्होंने केस सुनना था उससे पहले किसी भी जुर्म में आपने अरेस्ट नहीं करना। और अच्छा किया क्योंकि उस वक्त हमजा शहबाज निशाना बन रहे थे, वो गलत तौर पर निशाना बनाया जा रहा था, राना सनाउल्लाह को निशाना बनाया जा रहा था नवाज शरीफ साहब पे, और बहुत सारे केसेस वो गलत थे, उसमें बहुत सारी जगहों पे हमें लगता है कि उस वक्त हुकूमत और सारी चीजें इस्तेमाल हो रही थी, इंतजामिया इस्तेमाल हो रही, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही थी, गलत कर रही थी, तो जुडिशरी ने रिलीव दिया। तो देखिए अदलिया की ये अगर इनके पास अदलिया अगर ताकतवर रहेगी तो कल को ये मुश्किल वक्त ये समझना चाहिए नवाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी, ये मुश्किल वक्त कभी आ सकता है, आज नहीं आएगा, 3 साल बाद 5 साल बाद वो फिर खड़े होंगे और फिर उनको अगर जुडिशरी में कोई जान होगी, ये जान बाकी रखेंगे, बैकबोन बाकी रखेंगे, तो कल को उनको भी रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, मैं आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं दोनों से सवाल करना चाहूंगी। रजा रूमी साहब आपसे आगाज करती हूँ, मुझे बताइए 2 महीने का फिगर ये बड़ा इंपॉर्टेंस पकड़ चुका है। 2 महीने बाद हुकूमती वुज़रा कहते हैं रिलीफ मिल जाएगा, इमरान खान साहब कहते हैं 2 महीने बाद हुकूमत चली जाएगी। अब 2 महीने में एक शख्स के जाने या रुकने की भी बात है, तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये 2 महीने क्या है? देखिए 2 महीने की बात हुई थी पहले, अगर मुझे याद पड़ता है तो खान साहब ने कहा था कि 2 महीने में ये हुकूमत चली जाएगी और अवाम तैयारी करें वगैरह वगैरह। ये वो वाकया था कि जब जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज नहीं हुआ था, वो उस गिरफ्तारी के बाद जो है मामलात कुछ बदल गए हैं और ये 2 महीने वाला वाकया अब नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो वो केस कोर्ट मार्शल जो वो शुरू होगा उसमें उसकी आड़ में जो कहा जा रहा है इमरान खान जो हैं उनको भी उन पे भी मुकदमा एक और बनाया जाएगा और वो उसका ताल्लुक होगा कि जो जनरल फैज हमीद की सरगर्मियां थी सियासी बाद रिटायरमेंट जी, उसके हवाले से वो नेक्सस, वो नेटवर्क, वो जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए जब तक हमें कोई मालूमात ना हो, मसला यही है कि ये सारी बातें जो हैं ये फीड की जाती हैं, इनके ऊपर आज़ादाना जो है फैक्ट्स या हकायक जो है जी वो होते नहीं है, फिर वो बड़े आपको कयाफा जो है वही करना पड़ता, कयास आराइयां ही जारी रहती हैं। तो एक तो वो मामला है कि उससे यकसर बदल जाएगा, तो गालिबन जो हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है वो इससे जुड़ा हुआ है कि अब 2 महीने में ये गालिबन ये मामला आगे बढ़ेगा, उसमें इमरान खान का भी नाम आएगा, शायद उनको भी मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा जाए, वो मिलिट्री की तहवील में जाएं, तो कुछ शायद इस चीज का वो खुशी इस तरफ भी निशानदेही आप कर रहे हैं, एक्यूरेट है। खाकवानी साहब आपको क्या लगता है 2 महीने में बेहतरी आएगी, मजीद वर्स्ट होगा? देखिए मेरा ख्याल है कुछ बातें अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी होती हैं और ये आप 2 महीने नहीं, पिछले 1 साल से 5 अगस्त को ख्याल में अरेस्ट हुआ ना चेयरमैन पीटीआई या बानी पीटीआई, तो 1 साल से तकरीबन 1 साल से थोड़ा 2-3 हफ्ते ज्यादा हो गए हैं, तो इस तरह की 2-3 दफा ही ये बातें कही गई हैं, अपने पॉलिटिकल कारकुनों का हौसला बुलंद करने के लिए भी की जाती है। हालांकि अगर लेकिन लोग इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि 25 अक्टूबर को चूंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने रिटायर हो जाना है और 26 अगस्त को कम अज कम काम तो बन ही जाएंगे ना, अगर कोई और अमेंडमेंट जैसे कुछ नहीं होती तो उनको ये लग रहा है, शायद मेरे खान साहब को ये लग रहा होगा या तहरीक इंसाफ को ये लग रहा होगा कि काजी साहब, क्योंकि उनका तहरीक इंसाफ का ये तासुर है कि काजी साहब उनके के खिलाफ हार्ड कफ जाते हैं और उनको कोई सहूलत उस तरह के नहीं दे रही, या उनको या केसेस में उनको लग रहा है कि भाई टफ उनके लिए मामला है, जो बेंच बनाते हैं या जो अपीलें हैं, सारी चीजें सेंसिटिव बात है, बहुत खुल के बात कर सकते क्योंकि एलिगेशन ही है तहरीक इंसाफ की, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके बाद जो भी आएंगे वो कम से कम शायद उतने हार्ड ना हो, जो उतने हार्श ना हो उनके लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक कयास किया जा रहा है कि 2 महीने चीजें चेंज हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब आपका भी और रजा रूमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज से ठीक 5 साल कबल 22 अगस्त 2019 को पाकिस्तान खित्ते में 5G इंटरनेट का तजुर्बा करने वाला पहला मुल्क बना था। उस वक्त न सिर्फ पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज बड़े फख्र से खबर कौम के साथ शेयर कर रही थी, बल्कि हुकूमती वुज़रा भी इसे एक तारीखी दिन करार दे रहे थे। लेकिन आज 5 साल गुजरने के बाद
मुल्क में 5G इंटरनेट लॉन्च नहीं किया जा सका। दुनिया के 195 ममालिक में से 128 ममालिक में 5G इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी आज से 2 साल पहले ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन खित्ते में 5G का पहला तजुर्बा करने वाला मुल्क, उसके बाशिंदे आज भी बर्क रफ्तार इंटरनेट की सहूलत से महरूम है। सोने पे सुहागा ये कि मुल्क में टेलीकॉम कंपनीज के लाइसेंस की तजदीद न होने की वजह से बड़े पैमाने पर टेलीकॉम ब्लैकआउट का खदशा भी पैदा हो गया है। जराए के मुताबिक LDI लाइसेंस की तजदीद न होने से मुल्क की 50% मोबाइल ट्रैफिक मुतासर होने का खदशा है, जिसके नतीजे में मोबाइल टावर्स भी आउट ऑफ सोर्स हो जाएंगे। और यही नहीं बल्कि टेलीकॉम ब्लैकआउट की वजह से 10% इंटरनेट ट्रैफिक भी मुतासर होगी। मुल्क में हुकूमत की जानिब से इंटरनेट पर फायरवॉल लगाने की वजह से पहले ही इंटरनेट की रफ्तार 40% तक सुस्त हो गई है। और हैरान कुन अमर यह है कि टेलीकॉम कंपनीज इंटरनेट की रफ्तार में कमी का बाइस बनने वाले नुक्स को तलाश करने में नाकाम ठहरी हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन ने फायरवॉल की वजह से मुल्की मईशत को तकरीबन 90 अरब रुपए नुकसान पहुंचने का तखमीना लगाया है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की पहले ही कमी है। बैरून मुल्क से आने वाली रेमिटेंसेस पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन मास्क का काम कर रही हैं। अगर ये ऑक्सीजन मास्क हट गया तो मुल्क को मुआशी वेंटिलेटर पर जाने में जरा देर नहीं लगेगी। एक ऐसा मुल्क जहां 2.6 करोड़ बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं, 9.5 करोड़ अफराद खताए गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, सालाना 6 लाख लोग रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, डॉलर के मुकाबले में मुल्क की करेंसी कमतर होती जा रही है, बिजली के बिल घर की कीमती अशिया बेचकर अदा किए जा रहे हैं, मुल्क के अखराजात आलमी मालियाती इदारों से लेकर कर्ज लेकर पूरे किए जा रहे हैं, तो वहां अगर इंटरनेट के जरिए हासिल होने वाले रोजगार में भी रुकावटें पैदा हो जाएंगी तो मुल्क की ईशत और ज़र मुबादला का क्या बनेगा। सवाल यह है कि क्या हुक्मरान इस तरफ तवज्जो देंगे या फिर सियासी लड़ाइयों में मईशत और अवाम को अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है परवेज इफ्तिखार साहब, टेलीकॉम एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि हम आज 25 है, 27 को यानी परसों कराची में एक बहुत बड़ा IT एक्सपो करने जा रहे हैं, जिसपे हुकूमत बता रही है कि हमें $500 मिलियन की सरमायाकारी जो है वो आएगी, मुतवक्के है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेट का हाल है और फिर लाइसेंस की तजदीद का मामला, ये कैसे मैच कर रहे हैं? जी, ये 2 इश्यूज हैं जो आपने टच किए। एक तो LDI लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के जो लाइसेंस हैं उनकी तजदीद का सिलसिला है, और दूसरा इंटरनेट के स्लो डाउन होने का इशू है। तो पहला इशू जो है उस पर एक पिछले दिनों एक खबर आई थी कि वो क्योंकि लाइसेंस की तजदीद नहीं हुई, उसकी रिन्यूअल नहीं हुई, जो कि जुलाई 2024 में ड्यू थी। 2004 में लाइसेंस इशू किए गए थे, 20 साल इनकी मियाद थी, और ये कोई 14 लाइसेंस है गालिबन। इसके अलावा भी हैं लेकिन वो बाद में इशू हुए, वो चंद और हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो उसकी तजदीद होनी थी जुलाई में, जो नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स का इशू है बिटवीन PTA/गवर्नमेंट एंड दी LDI ऑपरेटर्स। इन PTA और गवर्नमेंट का ख्याल है कि कहना है कि हमें कुछ पेमेंट्स आपकी तरफ से ड्यू हैं, वो आपने देनी है, और उनका जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ है, और वो इसके लिए वो कोर्ट में गए हुए हैं। ये कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। तो एक खबर आई थी कि ये बंद हो जाएगा, सर्विस बंद हो जाएगी क्योंकि लाइसेंस की तजदीद नहीं हुई। ये खबर तो बहरहाल फेक है। ये PTA ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो बंद नहीं हो रहे, वो केस चलता रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही है, और इंशाल्लाह होपफुली कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा और वो लाइसेंस की तजदीद हो जाएगी। जब तक तजदीद नहीं होती वो सर्विस जारी रहेगी। So that's one part। क्लियर कर दिया कि जब तक तजदीद नहीं होती है सर्विस में कोई रुकावट नहीं आएगी परवेज साहब। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम IT की फील्ड में इनकलाब की बात कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम जब चीन का दौरा करके आए हैं, हवावे कंपनी के उन्होंने विजिट किए और फिर पाकिस्तान में आकर उन्होंने खुशखबरी दी कि हम IT में एक बूम जो है वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे जो नौजवान हैं, एक एस्टिमेट के मुताबिक जाहिर है कि 65% यूथ है पाकिस्तान में, 5वां मुल्क बनता है उस हिसाब से। यूथ बहुत मुतासर हो रही है, फ्रीलांसर्स बहुत मुतासर हो रहे हैं, जिनका ऑनलाइन काम है वो बहुत मुतासर हो रहे हैं। तो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट?
जी हाँ, मैंने कहा ना, पहला तो वो इशू जो है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी, वो अच्छी खबर है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता वो सिस्टम फिर चलता रहेगा जैसे चल रहा है। लेकिन इंटरनेट के स्लो डाउन होने की जो है बात, वो वाकई तशवीशनाक है। और जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक कि उसके लिए उससे बहुत से लोग मुतासर हो रहे हैं। इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग भी मुतासर हो रहे हैं जिनका आईटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और फ्रीलांसर्स उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक कोई 1.4 मिलियन से लेकर कोई 2.5 मिलियन या 2.4 मिलियन तक हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेट पे काम करते हैं और रोज़गार कमाते हैं। तो अब 2 मिलियन भी लगा ले तो 20 लाख लोगों, नौजवानों को रोजगार वैसे तो फराहम नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इंटरनेट की बदौलत फ्रीलांसिंग करके अपने ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि ख़राब अगर हो गया इंटरनेट की स्लो होने की वजह से, तो इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंटरनेट डेफिनेटली जो फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन की है, हमने इसके ट्रायल्स से भी गुजरे हैं और आपको भी शायद वो याद होंगे कि ये पूरे 1 महीने के अंदर जब भी ट्रायल्स लगे हैं, आवाम की ये शिकायत रही थी कि इंटरनेट बहुत स्लो है। लेकिन इससे ओवरऑल अगर हम बात करें तो टेलीकॉम कंपनीज को कितना नुकसान होता है, आवाम का तो हमने जिक्र कर दिया, लेकिन ओवरऑल इससे क्या नुकसान मिल रहा है? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्लो जो इंटरनेट हुआ है इसमें पीटीए का कहना ये, और हमें उनकी बात को नेचुरली वजन देना चाहिए कि ये शायद और वजूहात की वजह से भी है। फॉर एग्जांपल केबल 7 में से 2 केबल जो हैं वो उसमें कोई डैमेज हुआ है, या वीपीएन का इस्तेमाल बहुत हुआ है, वजीर आईटी ने बताया था। तो वीपीएन का इस्तेमाल अगर ज़्यादा हुआ है तो क्यों ज़्यादा हुआ है वो भी एक सवाल है जो गालिबन पूछा जाना चाहिए। लेकिन फायरवॉल का भी तस्करा हो रहा है। अब टू बी ऑनेस्ट कोई इतने इसमें क्लैरिटी नहीं है, किसी को शायद पूरी तरह मालूम नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है, होता है। कभी ठीक हो जाता है, कभी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो मोबाइल इंटरनेट पे आता है। अच्छा। और पाकिस्तान में जी 97% जो इंटरनेट के सब्सक्रिप्शंस हैं वो मोबाइल हैं, सिर्फ 3% हैं जो फिक्स्ड है। तो उन पे जाहिर है कि बहुत ज़्यादा आता है। और फ्रीलांसर्स तो सारे के सारे समझें आप मोबाइल पर ही काम करते हैं, क्योंकि वो छोटे पैमाने पे काम करते हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि उसके लिए उसका नुकसान टेलीकॉम कंपनियों को तो शायद होगा ही होगा, लेकिन एक आम रोजगार कमाने वाला, इवन आप देखें जो व्हाट्सएप पे अगर कोई प्लम्बर है तो वो कोई अपना तस्वीर खींच के भेजता है अब जिससे काम कर रहा है जिसका, उसको कि भाई ये आपको ये नलका पसंद है या ये मैं कौन सा खरीदूं, तो वो भी उसको भी प्रॉब्लम है कि वो या वो वॉइस नोट पे कोई पैगाम भेजना चाहता है, उसको भी प्रॉब्लम है। राइड्स जब करवाते हैं तो आपको लोकेशन शेयर करने के लिए भी अब आजकल व्हाट्सएप चाहिए कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पर हूँ। तो ये एक बड़े छोटे पैमाने पे कारोबार है, लेकिन ये लोग इसी तरह ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इस पे बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। अनदर क्वेश्चन फॉर यू कि ज़ाहिर है कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान की 4थी रैंकिंग है, 4थे पे स्टैंड करता है, भारत को पीछे छोड़ा हुआ है, और यकीनी तौर पे इतने महदूद वसाइल के साथ यहाँ तक पहुँचना एक करामत से कम नहीं है। लेकिन एक तरफ आप अगर इसका तकाबली जायजा लें कि वजीर आजम 10 लाख मोबाइल फोन्स दे रहे हैं और लैपटॉप स्कीम मुतारिफ करवा रहे हैं, दूसरी तरफ ये वाला प्रॉब्लम है, तो फ्रीलांसिंग किस तरह मुतासर हो रही है? क्योंकि फाइवर ने भी रिसेंटली अकाउंट्स जो हैं वो टेम्परेरी ब्लॉक किए हैं पाकिस्तानियों के। जी, ये सुनने में आया है, और जाहिर है जी अब अगर हम बात जैसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि छोटे से छोटे पैमाने से लेकर ज़्यादा बड़ी सॉफ्टवेयर के पे काम करने वाले जो भी स्मार्टफोन से काम करते हैं, छोटी छोटी एप्स डेवलप करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसको सेल करते हैं, या और छोटे पैमाने पे काम करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं, वो सब मुतासर हो रहे हैं जाहिर है। तो फिर तो फ्रीलांसर्स तो सबसे ज़्यादा, यानी उनकी एसोसिएशन एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है 2 रोज पहले कि हम तो यानी ऑब्वियसली बहुत परेशान हैं। तो जिस खाली फ्रीलांसर्स ही नहीं, जैसे कि आपने कहा राइड शेयरिंग के जो एप्स हैं, ये जो फूड डिलीवरी वाले हैं, वो खवातीन जो घर में खाना बनाकर ऑनलाइन बेचती हैं, वो लोग जो कि छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो
कॉन्टैक्ट है वो सब यही है, अच्छा मोबाइल इंटरनेट से है। मुझे बताइएगा कि इसका हल क्या निकल सकता है, कोई अगर सजेशन गवर्नमेंट को दिया जाए तो? जी, इसका सोल्यूशन यही है कि जी इसको इंटरनेट को जो भी वजह है इसकी, हम इसमें जाए बगैर कि वो क्या वजह है, वो फायरवॉल है या वो कोई केबल का फॉल्ट है या और कोई वजह है, तो जो भी वजह है, ज़ाहिर है हमें तो पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को, पीटीए को तो पूरी क्लैरिटी है, तो उनको उसको फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए। और इसका मुल्क पे बहुत बड़ा असर हो रहा है। और ये जो हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, जो कि पिछले साल अच्छी 24% ग्रोथ हुई जिनकी, और इस साल और ज़्यादा ग्रोथ की तवक्को की जा रही थी, ये सब मुतासर होगा इससे अगर ये इंटरनेट की स्पीड का मसला ना हल हुआ। बहुत शुक्रिया परवेज इफ्तिखार साहब, आपने वक्त दी। सिचुएशन ये है कि हम एक तरफ 5G लगाकर दुनिया के साथ कम्पीट करना चाह रहे थे, वो तो हम कर नहीं पाए, लेकिन हमने फायरवॉल लगाकर चाइना के साथ कंपटीशन ज़रूर स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी जो उसकी मिसाल है वो अल्टरनेट्स बड़े ज़्यादा हैं। फॉर इंस्टेंस व्हाट्सएप की जगह वीचैट इस्तेमाल होता है। अगर पाकिस्तान ये मॉडल इस्तेमाल करना ही चाह रहा है तो उनको आवाम को उसके मुतबादिल रास्ते भी देना पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि आज के बाद महकमा ख़त्म कर दिया जाएगा और किसानों से अब गंदम गवर्नमेंट जो है वो नहीं ली जाएगी। ऑलरेडी 6 खरब रुपए का नुकसान जो है वो कौमी ख़जाने को तो पहुंच चुका है और गवर्नमेंट डेट में भी है, लेकिन ये पैसा गया कहाँ, कैसे गया, सब्सिडी नहीं मिली, और अब इस वजह से जो महकमा ख़त्म करने की बात की जा रही है, कर दिया गया है और अब नहीं लेनी है गंदम। उसके बाद आपकी और मेरी वो जो तंदूर वाली अयाशी है, रोटी है, या इवन आटा खरीद के घर पकाने वाली रोटी का मसला है, वो भी ज़रा महंगा हो जाएगा। ये क्या मामला है? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट गौहर अली साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गौहर साहब, क्या हुआ है ये? वैसे तो हम एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इनकलाब बर्पा करने की बात कर रहे हैं, ये क्या किया है पंजाब गवर्नमेंट ने? बस वही जो 70 साल से होता जा रहा है, गरीब को पीसा जा रहा है, किसान को मारा जा रहा है, वही हुआ है। महकमा खुराक गंदम खरीदता रहा और गंदम खरीद के 6 खरब रुपए का मकरूज हो गया। इसमें 25 करोड़ रुपए रोज सूझ जाता रहा। 39 रुपए मन जो है किसान से गंदम ली जाती रही है, लेकिन इस साल गंदम नहीं खरीदी गई। और बजाय इसके कि इस्लाह करते हैं, महकमा जो खुराक है उसने फैसला किया कि डायरेक्टरेट फूड जो है, जो गंदम खरीदता था, उसी को खत्म कर दिया जाए। और फूड अथॉरिटी को के लिए भी नए SOPs आ रहे हैं, उसका भी महकमा खुराक से निकाला जा रहा है। IMF को प्रेशर इतना ज्यादा है कि इसको महकमे को खत्म कर दिया जाए। वो ज़ाहिर है 6 खरब रुपए बहुत बड़ी रकम है। आप अच्छा, बजाय इसके कि वो जो गंदम खरीदते हैं उसकी कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, वो सब्सिडी दे के तो वो सब कुछ जो है वो तहबाला कर दिया, रोन दिया गया। क्या कहा? गंदम इंपोर्ट कर ली गई है, इसलिए अब गंदम खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा है। उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, जिससे गंदम खरीदी। जब आपका स्टॉक था तो फैसला किसने किया गंदम इंपोर्ट करने का? मुझे बताएं। जब आपने गंदम इंपोर्ट कर ली तो फिर आपके पास जब जो सरप्लस जो है वो अरूज पे चली गई, तो फिर आपने ये कहना था अब हमारे पास जो है वो गुंजाइश नहीं है, पैसे नहीं है, हम गंदम नहीं खरीदेंगे और हम महकमा खत्म कर देंगे। बड़ी आसान बात है। अच्छा, ये भी प्लानिंग कैसे की पंजाब गवर्नमेंट ने? ऐसा तो नहीं कि सुबह उठे ख्वाब आया और वो ये कर दिया काम। ज़ाहिर है इसके पीछे काम तो चल रहा होगा काफी देर से। ना ये कोई प्लानिंग है, ना कोई सोचने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई करने वाला है। अब किसान गंदम नहीं उगाएगा। किसान गंदम क्यों रहेगा? पहले उसको तो ये किस्म की कैश क्रॉप। अगर किसान गंदम नहीं उगाएगा तो नया बुरहान पैदा होगा, फिर फूड इमरजेंसी वाला सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही 100% ऐसे ही। आप देखिएगा आइंदा 2-3 सालों में जो है वो नया बुरहान गंदम का जन्म लेगा और हम फिर दाने दाने को गंदम को तरसेंगे। फिर ये होगा जी गंदम इंपोर्ट कर ली जाए और जो माफिया है वो गंदम को इंपोर्ट करने वाला, उसकी फिर लॉटरी निकल आएगी। अच्छा, माफिया तो खैर जब गंदम सरप्लस में थी तब भी इंपोर्ट हुई थी। ये भी आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब होगा जी, तो गंदम है ही नहीं, अब तो उनके पास बड़ा मजबूत जवाब होगा। यानी ये जो डिसीजन लिया गया है ये उस माफिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया गया आपके मुताबिक, जो जिनके कहने पे इंपोर्ट हो रही थी गवर्नमेंट? बिल्कुल, सारे एक ही है ना, एक ही थाली के चटे बट्टे सब मिले हुए हैं। अच्छा, इससे नुकसान क्या होगा मुझे बताएं। पहले तो मुझे ये बताएं किसान को क्या नुकसान है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है ज़रा एग्रीकल्चर हमारा, उसको क्या नुकसान है? और फिर अवाम, मेरे जैसे बंदे जो हैं, आपके जैसे रोटी खाने वाले, क्या नुकसान है? किसान को सबसे बड़ा किसान को फायदा ये था कि ये वो फसल थी कि जिससे बताया कि वो नकद बिकती थी। बाकी किसी की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं है, मतलब कपास उसकी इमदादी कीमत नहीं है, चावल है उसकी इमदादी कीमत नहीं, वो हुकूमत नहीं खरीदती।
वो आपको मार्केट में जानी पड़ती है। जब इसकी हुकूमत ने नहीं खरीदी, इसकी सरकारी कीमत थी 39 रुपये मन, जब हुकूमत ने नहीं खरीदी तो 29 रुपये मन तक चली गई। 1000 रुपये मन के पीछे किसान को नुकसान हुआ, मार्केट जो क्रैश कर गई, बिल्कुल निचली सतह पर आ गई। फिर औने पौने दामों जो है वो गंदम जो है वो लोगों ने खरीदी और जखीरा अंदोज मुतहरिक होकर उन्होंने अपने गोदाम पर लिए। अब फिर वही गंदम जो 29 रुपये ली थी माफिया ने, अब वही 35 रुपये 36 रुपये मार्केट में बेच। अच्छा, ये इसको वैसे तो ये महकमा रेगुलेट भी कर रहा था ना सारे प्राइस एंड वगैरह वगैरह, अब ये नहीं है, खत्म कर दिया, तो फिर ये किसके मरहूने मिन्नत है? कैसे प्राइस डिसाइड होंगे, कैसे गंदम का तयन किया? उन्होंने कहा जी कंपटीशन होगा, ओपन मार्केट में गंदम जाए, ओपन मार्केट में फ्लोर मिल्स ले, आटा बनाए और सेल करे। हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत गंदम आटे में नहीं आएगी, ये हुकूमत ने फैसला कर लिया। वो एक नया महकमा बना रहे हैं जो अशिया ज़रूरत की खुद की कीमत का जो है वो जायजा लेगी, लेकिन गंदम खरीदने का, फ्लोर मिल्स को देने का उन्होंने फैसला कर लिया। हुकूमत इसमें नहीं आएगी और रुलेगा किसान। तो फिर जो अगर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो आप विजिलेंस करते हैं कि इतने की रोटी होनी चाहिए, इतने की गंदम, उसका क्या बनेगा? उसका ये होगा ना, जब अब की बार तो एक्स्ट्रा पैदावार हुई ना, सरप्लस पैदावार हुई, गंदम बहुत ज्यादा थी। जब हुकूमत ने खरीदी तो मार्केट में गई, क्रैश कर गई, क्रैश करके गंदम, तो गंदम की कीमत कम हुई तो रोटी की कीमत कम हुई। इन्होंने सस्ती रोटी का नारा लगा दिया। यानी हम मतलब किसान को पीस के, किसान के खून से वो आटा गूंदा जा रहा है। यानी इन शॉर्ट ये कि वो जो रोटी आप खाते हैं वो भी आदी कर ले मेरा ख्याल से, क्योंकि इससे गुजारा करना पड़ेगा। अब जब गंदम नहीं लगेगी तो रोटी महंगी होगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर और भी है गौर साहब, वो बताइएगा। वैसे तो पासपोर्ट नहीं बन रहे लोगों के, आपको पता ही है, वो एक बड़ा इशू बना हुआ है, लेकिन जानवरों के ID कार्ड, जी जानवरों के लिए माँ का नाम, बाप का नाम, ऐसे रिस्ट्रिक्शन का आगाज कर दिया है। और इसमें रुकावट ये थी कि लॉ डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन करना था, वो कर दिया है। अब इसकी बाकायदा जानवरों की रजिस्ट्रेशन होगी, उनको टैग लगेगा, नंबर, नस्ल, बाप, माँ, कौन सी कहाँ से आया। अच्छा। फिर जो आप नया लाएंगे फिर उसका आपको बताना पड़ेगा। जो जानवर मर जाएगा उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, उसको कहाँ मतलब दफन करेगा, ये सारी चीज़ें। और फिर जो आपके पास मौजूद है जानवर उनकी भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जाएंगे कि जो नॉन रजिस्टर्ड जानवर होगा उसकी मार्केट में सेल नहीं होगी। और ये अब इब्तदाई तौर पर, तो इसे जानवरों की सहूलत कहे फिर अब इसका जो मर्जी का ये हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है। इब्तदाई तौर पर ये मुख्तलिफ फ्री डिजीज जोन में लाया जा रहा है, फिर तदरीज पंजाब में होगा। इसको कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, लेकिन दूसरी तरफ डिस ऑन सिस्टम स्टार्ट हो गया। बहुत शुक्रिया गौर अली, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। और नाजरीन, आपके लिए ये कि तसव्वुर करें कि आप दरियाए सिंध की साहिली पट्टी या हिफाजती बंद पर असर के वक्त खड़े हैं। सूरज ढल रहा है और उसकी तमाज़त कम हो रही है, तो दूर दरिया के पानी पर सूरज की लाली पड़ने से पानी की रंगत आतिशी हो चुकी है। जानवरों के गले में बंधी घंटी की आवाज़ आपके कानों में रस घोल रही है। ठंडी हवा और दिलफरेब मंजर आपको एक पल के लिए दुनिया और माफिया से बेखबर कर देता है। ये जगह, ये मंजर और ये वक्त तब तक सुकूनदेह है जब तक आपको पता ना चल जाए कि ये कच्चे का इलाका है और यहाँ डाकुओं का राज है, क्योंकि ये पता चलते ही सारा मंजर अपनी जगह पर मौजूद होने के बावजूद आपके जहन से मिट जाएगा और दिमाग पुरसुकून होने की बजाय आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। ये दरियाए सिंध है, ये सैकड़ों किलोमीटर तवील है और दरिया का ये तवील पेट डाकुओं की अमाजगाह बन चुका है। दरियाए सिंध जैसे जैसे जुनूब की जानिब बढ़ता है तो उसकी वुसअत में इजाफा मगर रवानी और गहराई में कमी आती चली जाती है। ये दरिया कहीं दर्जनों किलोमीटर की चौड़ाई में बदल जाता है तो कहीं नदी की सूरत इख्तियार कर लेता है। इसके फैलाव और कटाव से आबादियों को बचाने के लिए अंग्रेज दौर में दोनों अतराफ से बंद बनाए गए थे और इस हिफाजती बंद का दरमियानी हिस्सा कच्चे का इलाका कहलाता है। इस इलाके में गंदम, गन्ना और कपास की फसलों के अलावा झाड़ियां कसरत से पाई जाती हैं जो कि डाकुओं को छुपने में मदद फराहम करती हैं। मियांवाली के संगलाख पहाड़ों से गुजरने के बाद जनूबी पंजाब में जब दरियाए सिंध भक्कर की सतह को टच करता हुआ लिया से गुजरता है तो कच्चे का इलाका शुरू हो जाता है। तौंसा से जब डेरा गाजी खान की हुदूद में दरियाए सिंध दाखिल होता है तो डाकुओं की अमाजगाह कच्चे का असल इलाका शुरू हो जाता है और आगे बढ़ते हुए राजनपुर, रहीम यार खान और सादिकाबाद के बाद सिंध के इलाके कश्मोर, शिकारपुर और घोटकी समेत मुतादिद देहातों में मौजूद कच्चे का इलाका डाकुओं का मजबूत कैंप बन चुका है। इस कैंप में सिर्फ डाकू नहीं है, यहाँ रॉकेट लॉन्चर हैं, दस्ती बम हैं, तरिया शिकन बंदूकों समेत जदीद तरीन असलहा है जो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देता है।
यहाँ पंजाब और सिंध से अगवा, हनी ट्रैप किए गए मुगवी रखे जाते हैं और उन पर तशद्दुद किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस 400 अफराद कच्चे के डाकुओं ने अगवा किए और तावान की सूरत में अरबों रुपए सालाना भत्ता भी कमाया। यहाँ 10 लाख की आबादी भी है जो खेतीबाड़ी और मवेशी पालने के पेशे से भी वाबस्ता है। यहाँ हजारों एकड़ ज़राई ज़मीन के मालिक, जमींदार और जागीरदार भी रहते हैं और सूबाई और कौमी असम्बली के नुमाइंदगान भी कच्चे के इलाके में बसते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन भी हैं और नफरी भी मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास असलहा भी है और डाकुओं के खिलाफ एक के बाद एक ऑपरेशन करने की सलाहियत भी। मगर 90 की दिहाई से लेकर आज तक हाईवे पर जाने वाली बसों को लूटने वाले डाकू आज छोटू गैंग, अंधड़ गैंग और लांढी गैंग जैसे खौफनाक गिरोह की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और सिचुएशन ये है कि आज उनके सर की कीमत करोड़ों में लग रही है। दर्जनों पुलिस एहलकार शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके और इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कई अरब रुपए भी खर्च हो चुके। 2016 में छोटू गैंग के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के बाद से अब तक डाकुओं के खिलाफ पंजाब और सिंध की पुलिस मुसलसल हालत जंग में है। कई बार मुज़ाकरात का दौर भी हुआ मगर कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकल सके। अब हालात ये है कि पंजाब हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत 1-1 करोड़ रुपए मुकर्रर की तो डाकू खुद वजारत दाखिला को फोन करके शिकायत कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस एहलकारों की वीडियोस भी सामने आ रही हैं जो अपने अफसरान से नाला दिखाई देते हैं। ऐसे में हैरत की बात यह है कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सरहदों पर मुश्तमिल कच्चे का इलाका, जहां बिजली और गैस की सहूलत मुयसर नहीं, वहां डाकुओं के पास न सिर्फ मोबाइल फोन्स हैं बल्कि सोशल मीडिया की सहूलत भी मौजूद है। और अक्सर डाकू जदीद तरीन असलहे के साथ टिकटॉक और फेसबुक पर अपनी तशहीर करते नजर आते हैं, बल्कि मुग़वी अफराद की पुरतशद्दुद वीडियोस और तावान की अदायगी के लिए राब्ता वीडियोस भी फेसबुक और टिकटॉक के जरिए ही अपलोड की जाती हैं। सोचने की बात यह है कि पंजाब और सिंध में असलहा बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, तो फिर कच्चे के डाकुओं के पास ये जदीद असलहा कैसे आ जाता है? अगरचे कुछ अरसा पहले सिंध के वजीर आला के मुशीर बाबुल भुइयो की गाड़ी से असलहा पकड़ा गया था जो कच्चे के डाकुओं को सप्लाई हो रहा था, मगर उसके बावजूद असलहे की डाकुओं को सप्लाई रोकी नहीं जा सकी। एक तासुर यह भी कायम है कि इलाके में मौजूद सरदार, वडेरे और जागीरदार डाकुओं की पुश्त पनाही करते हैं। इलाके में अपना असर रसूख कायम रखने के लिए इन डाकुओं को सपोर्ट करते हैं और अगवा और कत्ल की वारदातों के लिए इन्हें अपना आलाकार बनाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी मंजर आम पर आई हैं कि कच्चे के इलाके में तैनात पुलिस एहलकार ही डाकुओं की सहूलत कारी करते हैं, उन्हें पुलिस की नकलो हरकत और मुमकिना ऑपरेशन और पुलिस के पास मौजूद असलहे की मालूमात भी फराहम करते हैं। शायद यही वजह है कि डाकुओं की तैयारी पुलिस वालों से ज्यादा होती है। डाकुओं के खिलाफ नाकाम ऑपरेशन की एक वजह यह भी बताई जाती है कि जो पुलिस ऑपरेशन में शामिल होती है उनकी ट्रेनिंग किसी ऑपरेशन के लिए नहीं कराई जाती। उनके पास मौजूद असलहा भी डाकुओं के जदीद असलहे का मुकाबला करने के लिए नाकाफी होता है। वो इलाके से नावाकिफ होते हैं और उन्हें रास्तों के साथ साथ इलाकाई लोगों से भी शनासाई नहीं होती। मनसूबाबंदी की भी कमी महसूस होती है कि अफसरान सिर्फ मोर्चों तक महदूद रहते हैं और फ्रंट पर बगैर किसी क़यादत के सिपाहियों को भेज देते हैं। गर्ज ये कि इस सारे मामले में जज्बे, नियत और खुलूस की कमी महसूस होती है, क्योंकि रियासत के पास ड्रोन की सहूलत मौजूद है, इलाके का घेरा डालने के लिए नफरी भी मौजूद है और हेलीकॉप्टर के जरिए डाकुओं की नकलो हरकत भी नोट की जा सकती है। और तो और मोबाइल की कॉल ट्रेस हो सकती है, मोबाइल IP एड्रेस लोकेट किया जा सकता है। अब ऐसे में जब सब कुछ मुमकिन है तो फिर क्या रुकावट है कि कच्चे के डाकुओं का कला कमा करने में रियासती मशीनरी अभी तक नाकाम है और पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं और पुलिस एहलकारों की अपने अफसरान से शिकायत की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। इस सब पर हमें सिर्फ सोचना ही नहीं है बल्कि मजबूत हिकमत अमली भी बनाकर कच्चे के डाकुओं के सर को भी करना होगी। ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।